गरीब किसान का बेटी बरसात की फुहारों से धुली, मिट्टी की सोंधी खुशबू से महकती वह सुबह रामलाल के लिए किसी वरदान से कम न थी। उसका छोटा सा खेत, जो अब उसकी दुनिया का केंद्र था, पूरी तरह हरा भरा था। धान की बालियां हवा में झूम रही थीं, जैसे किसी बच्चे की अटखेलियां हों। रामलाल अपने माथे का पसीना पोंछते हुए संतोष से मुस्कुराया। उसके बगल में 4 साल की प्रिया, उसकी बेटी, नन्ही नन्ही उंगलियों से गीली मिट्टी में आकृतियां बना रही थी। बाबूजी, ये देखो। प्रिया ने अपनी छोटी सी मुट्ठी में एक जुगनू पकड़ा था। रामलाल ने झुककर देखा। उसकी आंखों में ममता तैर गई। मेरी बिटिया तो जुगनू पकड़ती है, एक दिन देखना सितारों को भी छू लेगी। उनकी यह शांतिपूर्ण दुनिया तब बिखर गई जब गांव का सबसे ताकतवर और लालची सेठ धनराम उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। धनराम की आंखें रामलाल के उपजाऊ खेत पर टिकी थी। उसने रामलाल को एक छोटे से कर के जाल में फांसा और रातों रात जाली दस्तावेजों और अपनी पहुंच के दम पर रामलाल की पुश्तैनी मीन हपली। रामलाल की दुनिया उज गई। वह थाने गया, कचहरी गया, हर जगह दर दर भटका, पर हर दरवाहा सेठ के पैसे और प्रभाव के आगे बंद था। उसकी आंखों से नींद और दिल से चैन गायब हो गया था। लोग उसे सांत्वना देते, पर उसकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता था। प्रिया ने अपने पिता को टूटते हुए देखा था। हालांकि वह बहुत छोटी थी, पर उस दिन पिता की आंखों में उमड़ा दर्द और लाचारगी उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ गई। मेरी मीन तो चली गई बेटी, रामलाल एक रात प्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, पर तेरा भविष्य मैं किसी को हपने नहीं दूंगा। तू पएगी, बहुत पएगी। और रामलाल ने अपनी इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने अपनी पत्नी के गहने बेचे, अपने खेत में बनी झोपड़ी छोड़कर गांव के बाहर एक छोटे से कच्चे मकान में रहने लगा। दूसरों के खेतों में मजदूरी की, शहर जाकर रिक्शा खींचा, पत्थरों को तोहा, एक एक पाई प्रिया की पढ़ाई के लिए जुटाई। प्रिया भी अपने पिता के त्याग को समझती थी। वह दिन रात पढ़ती। उसके पास नई किताबें नहीं थी, तो वह पुरानी किताबों को जीर्ण शीर्ण हालत में भी मन लगाकर पढ़ती। बिजली नहीं होती तो लालटेन की मध्यम रोशनी में आंखें गड़ाए रहती। उसका एक ही सपना था, अपने पिता के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान देखना जो उन्होंने खेत के दिनों में खो दी थी। प्रिया ने कड़ी मेहनत से स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। जब उसने अपने पिता से कहा कि वह पुलिस में जाना चाहती है, तो रामलाल घबरा गया। पुलिस? बेटी, यह मर्दों का काम है, और वहां भी पैसे वाले ही चलते हैं। नहीं बाबूजी, प्रिया की आवाज में दृढ़ता थी। पुलिस न्याय दिलाती है, और मैं उसी व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहती हूं जहां किसी गरीब की मीन कोई सेठ न हप सके। रामलाल ने अपनी बेटी की आंखों में वही चमक देखी थी जो कभी उसकी आंखों में थी, अन्याय के खिलाफ लड़ने की चमक। उसने बेटी के फैसले का समर्थन किया। प्रिया ने दिन रात एक कर दिया। शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, हर बाधा को उसने पार किया। और एक दिन वह ऐतिहासिक दिन आया जब प्रिया अपनी वर्दी में अपने गांव वापस लौटी। कंधे पर सितारे चमक रहे थे। वह एक दारोगा थी। रामलाल ने जब प्रिया को उस खाकी वर्दी में देखा, तो उसकी आंखें भर आईं। यह खुशी के आंसू थे, गर्व के आंसू थे। आज उसने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं, बल्कि अपने सपनों को वर्दी पहने देखा था। प्रिया की पहली पोस्टिंग उसी इले में हुई जहां उसका गांव था। यह संयोग था या नियति, प्रिया नहीं जानती थी। वह जानती थी कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करना है। उसने शुरू में अपने गांव जाने से परहेज किया। वह नहीं चाहती थी कि लोग उसके परिवार की पुरानी कहानी से उसे जोहें, इससे उसके काम पर असर पड़ सकता था। लेकिन गांव की बरें उस तक पहुंचती रहीं। सेठ धनराम अब सिर्फ मीन हपने तक सीमित नहीं था। वह अब खनन माफिया से जो गया था। पूरे इलाके में अवैध खनन का जाल बिछा रहा था, और जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता, उसे धमकाया जाता या तुम कर दिया जाता था। प्रिया ने गांव के लोगों की आंखों में वही डर और लाचारी देखी जो कभी उसने अपने पिता की आंखों में देखी थी। उसकी अंतरात्मा उसे झकझोर रही थी। यह सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं था,
यह उसके बचपन का घाव था, उसके पिता के सम्मान का प्रश्न था और उन अनगिनत गरीब किसानों की आवाज़ थी जिन्हें धनराम जैसे लोगों ने कुचला था। प्रिया ने चुपचाप काम शुरू किया। उसने एक एक सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। खनन स्थलों पर चोरी छुपे छापे, गवाहों से ओन पर गुप्त बातचीत, स्थानीय पुलिसकर्मियों की मदद से जानकारी जुटाना, सब कुछ बहुत सावधानी से। सेठ धनराम के गुर्गे हर जगह फैले थे। कई बार उसे लगा कि उसकी जान को खतरा है, पर उसके पिता का चेहरा, उनकी लाचारगी उसे हर डर से ऊपर उठा देती थी। एक रात प्रिया को एक पुख्ता खबर मिली कि सेठ धनराम अपने अवैध खनन के पैसों का एक बड़ा लेन देन करने वाला है और उसके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी होंगे। प्रिया ने अपने सीनियर्स को विश्वास में लिया और एक गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाई। आधी रात का समय था। सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस गाड़ियों का काफिला सेठ धनराम के गोदाम की ओर बढ़ा। प्रिया सबसे आगे थी। उसकी आंखों में संकल्प की आग थी। सेठ धनराम अपने कुछ गुर्गों के साथ बैठा पैसों का हिसाब किताब कर रहा था। जैसे ही प्रिया ने दरवाजा तोड़ा, वह हक्का बक्का रह गया। कौन हो तुम? सेठ गुर्राया। मैं दारोगा प्रिया। प्रिया की आवाज कड़क थी। और तुम गिरफ्तार हो। सेठ धनराम अवैध खनन, जालसाजी और कई लोगों को धमकाने के आरोप में। सेठ धनराम ने प्रिया को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। प्रिया, रामलाल की बेटी, तुम क्या सोचती हो? मुझसे बदला ले लोगी? उसकी आवाज में घमंड था। यह बदला नहीं सेठ, प्रिया ने निडरता से कहा। यह न्याय है। मेरे पिता ने जो खोया था वह तो वापस नहीं आ सकता, पर अब कोई और रामलाल अपनी मीन नहीं खोएगा और तुम्हारा हिसाब आज यहीं बराबर होगा। सेठ ने भागने की कोशिश की। उसके गुर्गों ने हमला करने चाहा, पर प्रिया और उसकी टीम पूरी तैयारी में थी। कुछ ही मिनटों में सेठ धनराम और उसके सारे गुर्गे पुलिस हिरासत में थे। हथकियां कस दी गईं। जब सेठ को पुलिस की गाही में बिठाया जा रहा था, तो उसकी निगाह प्रिया पर पड़ी। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, न्याय की शांति। सुबह तक यह खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग घरों से बाहर निकल आए थे। जब प्रिया अपने गांव की ओर निकली, तो लोगों ने उसका स्वागत नायिका की तरह किया। उसकी नजरों ने भीड़ में अपने पिता को खोजा। रामलाल अपने पुराने फटे कपड़ों में आंखें झुकाए खड़ा था। प्रिया ने वर्दी में ही आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बेटी, मेरी आशा, सब ठीक है बाबूजी। प्रिया ने उनके कंधे पर हाथ फेरा। अब सब ठीक है। उस दिन रामलाल ने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं, बल्कि न्याय को वर्दी पहने देखा था। सेठ धनराम जेल की सलाखों के पीछे था और रामलाल की खोई हुई शांति और प्रिया की मेहनत से मिली न्याय की जीत ने गांव में एक नई सुबह का आगाह किया था। प्रिया अब सिर्फ रामलाल की बेटी नहीं, बल्कि उन सभी गरीबों की आशा थी जो कभी अन्याय के शिकार हुए थे। उसकी वर्दी सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं थी, वह न्याय, साहस और आशा का प्रतीक थी। गरीब जामुनवाला एक छोटे से गांव में रामू काका नामक एक सीधा, सादा और मेहनती किसान रहता था। उसके जीवन का ध्रुव तारा उसकी पत्नी और उसकी 7 साल की बेटी प्रिया थी। रामू काका का सबसे बड़ा सहारा था उसके घर के ठीक पीछे लगा एक विशाल और घना जामुन का पेड़। हर साल गर्मी के मौसम में यह पेड़ काले, रसीले और मीठे जामुनों से लद जाता था। रामू काका इन जामुनों को तोड़कर गांव की हाट में बेचते थे। ज्यादातर गांव वाले अपने घरों में जामुन के पेड़ लगाते थे, इसीलिए रामू काका को इन जामुनों के बदले बहुत कम पैसे मिल पाते थे, बस इतने कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से चल पाती थी। फिर भी रामू काका कभी शिकायत नहीं करते थे। वह अपने जामुन के पेड़ को अपना सबसे अच्छा मित्र और वरदान मानते थे। एक दिन रामू काका की दुनिया उस समय हिल गई जब उसकी प्यारी बेटी प्रिया गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और वह सूखे पत्ते की तरह मुरझा रही थी। गांव के वैद्य ने हाथ खाए कर दिए और शहर जाकर बेड डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। शहर जाने और महंगे इलाज का खर्च रामू काका की हैसियत से बाहर था। उसके पास बची खुची जमा पूंजी नाम मात्र की थी।
पत्नी रोकर बेहाल थी और प्रिया की बिगड़ती हालत देख रामू काका का कलेजा मुंह को आ रहा था। रात भर वह सो नहीं पाया, बस प्रिया के सिरहाने बैठकर उसकी सांसों पर नजर रखता रहा। सुबह हुई तो रामू काका की नजर जामुन के पेपर पड़ी। पेपर लदे अनगिनत जामुन उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखा रहे थे। उसने सोचा, गांव में जामुन का दाम कम है, लेकिन शायद शहर में लोग ताहे और मीठे जामुनों के लिए बेहतर दाम दे दें। दृढ़ निश्चय के साथ रामू काका ने सुबह सुबह ही सबसे ताजे और रसीले जामुन चुने। उसने एक बड़ी टोकरी में जामुनों को सावधानी से जमाया और अपनी पत्नी को दिलासा देकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर दूर था, लेकिन प्रिया के चेहरे पर मुस्कान वापस लाने की चाहत ने उसके पैरों में पंख लगा दिए थे। शहर पहुंचकर रामू काका ने एक भीड़ भाड़ वाले बाजार के किनारे अपनी टोकरी रख दी। उसने आवाज लगाई, जामुन ले लो भाई, ताहे मीठे जामुन। लोग आते जाते रहे, पर कोई ग्राहक नहीं मिला। किसी को जामुन की परवाह नहीं थी, तो कोई उसके मैले कुचले कपड़ों और सादी टोकरी को देखकर मुंह फेर लेता था। दोपहर हो गई, धूप तेज हो रही थी और रामू काका का मन निराश होने लगा। तभी एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ वहां से गुजरी। बच्चा अचानक रामू काका के जामुनों को देखकर जिद करने लगा, मम्मी मुझे जामुन चाहिए। माँ ने पहले तो झिझकी, लेकिन बच्चे की जिद के आगे हार मान ली। उसने कुछ जामुन खरीदे। जब बच्चे ने जामुन खाया तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। मम्मी, ये तो बहुत मीठे हैं। माँ ने भी चखा और हैरान रह गई। ऐसे स्वादिष्ट जामुन उसने शहर में कभी नहीं खाए थे। उसने रामू काका से पूछा, काका कहां से लाए हैं ये जामुन? इतने मीठे तो कहीं नहीं मिलते। रामू काका ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। प्रिया की बीमारी, गांव में कम दाम और शहर आने की मजबूरी। मां का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपने कुछ दोस्तों को फोन किया और जामुन की तारीफ की। देखते ही देखते कुछ ही देर में कई लोग रामू काका के पास जमा हो गए। उनके जामुन की मिठास और तागी ने सबका मन मोह लिया। कुछ ही घंटों में रामू काका के सारे जामुन बिक गए और उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे मिले। खुशी से रामू काका की आंखें भर आईं। वह तुरंत गांव लौटा और प्रिया को लेकर शहर के बड़े अस्पताल गया। डॉक्टर ने प्रिया का इलाज किया और कुछ दिनों में ही वह पूरी तरह ठीक हो गई। रामू काका ने जामुन बेचकर न केवल अपनी बेटी को बचाया, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दी। अब रामू काका हर 2 दिन में शहर जाने लगा। उसके जामुन रामू काका के मीठे जामुन के नाम से मशहूर हो गए। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, प्रिया को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। रामू काका आज भी अपनी जामुन के पेड़ को रोज धन्यवाद देता है, क्योंकि उसने न केवल उसे सहारा दिया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि जब हम ईमानदारी, मेहनत और अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। प्रिया अब बड़ी हो गई थी और हर जामुन के मौसम में वह अपने पिता के साथ जामुन तोड़ने में मदद करती और गर्व से कहती, यह हमारे जामुन हैं जिन्होंने हमें नया जीवन दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन, ईमानदारी और कभी हार न मानने का जज्बा हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है और हमें सफलता की राह पर ले जा सकता है। वक्त की घड़ी। रवि गरीबी के अंधेरे में डूबा एक छोटा सा दीपक था। धूप में तपती गलियां, टूटी फूटी झोपड़ी और मां की लगातार बढ़ती बीमारी, यही उसकी दुनिया थी। पेट की भूख और मां की दवाइयों का बोझ उसके नन्हे कंधों पर पहाड़ जितना भारी था। कभी कभार उसे कूड़ा बीनकर या छोटे मोटे काम करके जो कुछ मिलता वह नाकाफी था। एक दिन शहर के पुराने बाजार से गुजरते हुए उसकी नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ी। धूल से अटी, सड़ी, गली चीजों से भरी उस दुकान में एक बूढ़ा आंखों में रहस्य छिपाए बैठा था। रवि उत्सुकता से अंदर गया। उसकी नजर एक पुरानी पीतल की घड़ी पर पड़ी जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी। वह टिक टिक की आवाज करती नहीं थी, बल्कि एक गहरी खामोशी लिए हुए थी। यह घड़ी कितने की है बाबा? रवि ने पूछा। बूढ़े दुकानदार ने एक धीमी
लेकिन गंभीर आवाज में कहा, यह सिर्फ एक घड़ी नहीं है बेटा, यह समय को साध सकती है। यह तुम्हें कुछ पल के लिए इस दुनिया को थामने की शक्ति देगी। रवि हैरत में था। समय को थामने की शक्ति? हाँ। बूढ़ा मुस्कुराया। पर हर साधने की कीमत चुकानी पड़ती है। हर बार जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे, तुम्हारी अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा, तुम्हारी उम्र का एक पल कम हो जाएगा। इसकी कीमत तुम्हारी सांसें चुकाएंगी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी जेब टटोली। उसके पास बस कुछ सिक्के थे। जितने मेरे पास हैं उतने में मिल जाएगी। बूढ़े ने एक पल सोचा, फिर बोला, ले जाओ, यह तुम्हारी किस्मत में ही लिखी थी। उसने रवि को घड़ी दी और एक गहरी सांस ली। बस याद रखना, समय का खेल बहुत खतरनाक होता है। रवि ने वह पुरानी घड़ी लेकर अपनी मुट्ठी में कस ली। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मां की खांसी और तेज हुई और घर में एक दाना भी नहीं था, तो उसने हिम्मत जुटाई। घड़ी पर बने एक छोटे से बटन को उसने दबाया। पूरे शहर की हलचल थम गई। हवा में उड़ता पत्ता वहीं जम गया। दूर से आती गाड़ी की आवाज रुक गई और सूरज की रोशनी भी स्थिर हो गई। रवि ने देखा कि वह अकेला ही चल फिर सकता था। उसके दिल में एक अजीब सा रोमांच और डर एक साथ जागा। उसने रुके हुए बाजार से कुछ फल और मां के लिए दवाई उठा ली। जैसे ही उसने बटन दोबारा दबाया, समय फिर से दौड़ने लगा। पत्ता अपनी जगह से हिला, गाड़ी की आवाज फिर सुनाई दी और रवि ने खुद को उन चीजों के साथ अपनी झोपड़ी में पाया। शुरुआत में रवि ने इस शक्ति का समझदारी से इस्तेमाल किया। मां के लिए खाना जुटाना, कभी कभी मुश्किल परीक्षाओं में मदद लेना या फिर किसी दुर्घटना को टालना। हर बार जब वह घड़ी का इस्तेमाल करता, उसे एक अजीब सी थकान महसूस होती, जैसे उसके शरीर से कुछ ऊर्जा खिंच गई हो। लेकिन मां की मुस्कुराती सूरत और पेट भरी भूख की शांति के आगे उसे यह छोटा सा नुकसान लगा। धीरे धीरे रवि के मन में लालच जन्म लेने लगा। उसे लगा कि वह इस शक्ति से अपनी और मां की सारी परेशानियां दूर कर सकता है। उसने रुके हुए समय में अमीर लोगों के घरों से पैसे चुराने शुरू किए, दूसरों के व्यापारिक सौदों को बदलने लगा और अपनी हर इच्छा पूरी करने लगा। वह एक गरीब लड़का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके पास सब कुछ था। मां का इलाज बड़े अस्पताल में होने लगा। उनके पास एक अच्छा घर था और रवि को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन घड़ी अपनी कीमत वसूल कर रही थी। हर इस्तेमाल के बाद रवि को लगता कि उसकी उम्र बढ़ रही है। उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियां दिखने लगी थी। उसके बाल सफेद होने लगे थे और उसकी चाल में एक अजीब सी कमजोरी आ गई थी। उसकी जवानी, जो अभी खिलनी शुरू ही हुई थी, मुरझाने लगी थी। एक रात रवि अपनी मां के पास बैठा था। मां की तबीयत अब ठीक थी और वह शांति से सो रही थी। रवि ने देखा कि उनकी मां का चेहरा कितना शांत और युवा लग रहा था। फिर उसने आईने में देखा। उसके बाल आधे सफेद हो चुके थे, आंखों के नीचे गहरे घेरे थे और माथे पर उम्र की लकीरें साफ दिख रही थीं। वह सिर्फ 17 साल का था, लेकिन आईने में उसे एक 40 साल का थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा था। उसने अपनी मुट्ठी में घड़ी को उठाया। उस पुरानी घड़ी की टिक टिक उसे अब अपनी धड़कन की तरह महसूस हो रही थी, जो हर पल मंद होती जा रही थी। उसे बूढ़े दुकानदार की बात याद आई, तुम्हारी अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा, तुम्हारी उम्र का एक पल कम हो जाएगा। उसने समय को नहीं रोका था, बल्कि उसने अपने ही समय को तेजी से गुजार दिया था। रवि ने उस घड़ी को अपनी पूरी ताकत से फेंक दिया। वह दीवार से टकराकर कई टुकड़ों में बिखर गई, लेकिन उसके अंदर से उठती हुई टिक टिक की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। शायद उसके बचे हुए समय को गिन रही थी। रवि ने उस रात फैसला किया कि वह अपनी बची हुई जिंदगी का हर पल पूरी ईमानदारी और मेहनत से जिएगा। उसने समझ लिया था कि समय एक अनमोल उपहार है, जिसे न रोका जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। वक्त की घड़ी ने उसे सब कुछ दिया था, लेकिन बदले में वह सबसे कीमती चीज ले गई थी, उसकी जवानी और जीवन का अनमोल समय। अब वह बस उस समय को जीना चाहता था जो उसके पास बचा था, बिना किसी लालच या अफसोस के।